200 साल से इस गांव में सिर्फ जिन्नात, भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। जिस मंदिर में वो लड़की नजर आई थी पहली बार सलीम सिंह को, कहा जाता है हर रोज वहां की घंटी बजती है। कहीं ना कहीं गौरव तिवारी में जाने में या अनजाने में उन जो वहाँ की रहने वाली जो पावर्स हैं या जो एंटिटीज हैं उनको ट्रिगर कर दिया या उनको। गौरव तिवारी जैसे ही एंटर होते हैं और उस बच्ची को देखते हैं, वो बच्ची गौरव तिवारी को ऐसे देख रही होती है कि जैसे वो गौरव तिवारी का इंतजार कर रही है। डायन के बाजू उसके जिस्म से लंबे होते हैं और डायन की सारी शक्ति उसकी चुटिया में होती है। जैसी पंडित लड़के की सिचुएशन देखते हैं ना, कह देते हैं कि लड़का 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वहाँ की आत्माएं अगर किसी बंदे के साथ आई कांटेक्ट भी कर लें तो वो बंदा पागल हो जाता है या अपनी याददाश्त खो बैठता है। क्रांत मैसी ने शैतान का सीक्रेट लीक नहीं किया था और जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हेलो एंड वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। मैं आपका मेजबान हसन जेब आपको वेलकम करता हूं एक और एपिसोड के साथ। हमने देखा कि पिछली कई एक एपिसोड में हमने बॉलीवुड की डिफरेंट कॉन्स्पिरेसीज को और डिफरेंट जो मामलात थे, छुपी हुई कहानियां थी, उसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की एपिसोड थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। आपने थंबनेल से और टाइटल से देख ही लिया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम डिफरेंट हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इंडिया से। इंडिया का एक गांव बहुत हॉन्टेड। वो चलते हैं लबीबा की, क्योंकि एक्सपर्टीज है हॉरर की नीश में, तो लबीबा से ही जानते हैं। लबीबा कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हसन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। लबीबा, ये इंडिया का कौन सा गांव है, इंडिया की सबसे हॉन्टेड लोकेशन? अच्छा, ये इंडिया का एक ऐसा गांव है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं वहां पर। अच्छा, सुनने में कैसा लग रहा है? मतलब घर बार नहीं है, सिर्फ घर बार नहीं है। और ये गांव 200 साल से बस नहीं सका। 200 साल से इस गांव में सिर्फ जिन्नात, भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरर स्टोरी है ये। और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा जब ये हॉरर स्टोरी सुनी थी ना, तो मैंने कहा यार ये रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। जब मैंने सुना, उसके बाद जब मैंने खुद रिसर्च की, तो इन रियलिटी मतलब ऐसा शॉकिंग केस मैंने फर्स्ट टाइम भी लाइफ में सुना है। हम अक्सर सुनते होंगे कि शराब, कर्स जैसी कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कहते हैं ना कि यार तेरा बेड़ा तर जाए, मतलब पंजाबी लैंग्वेज में जब हम किस तरह का वर्ड कहते हैं, तो मतलब माएँ दादियाँ कहती यार ये मत बोल, बद्दुआ ना दे, लग ना जाए। तो इंडियन मूवीज अगर हमने देखी हो तो एक मूवी थी शापित। यस, उदित नारायण के बेटे थे उस मूवी में शापित। उस मूवी की ये स्टोरी थी कि उसमें जो हीरोइन होती है उनकी नस्ल को शराब मिला होता है कि अगर किसी भी लड़की की शादी हुई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। और पूरी फिल्म में जो उदित नारायण के बेटे होते हैं वो फाइट करते रहते हैं उस शराब से लड़ने के लिए। और जिस आत्मा ने शराब दिया होता है उससे एट द एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके, कुछ डील करके, कुछ लड़के जो है उस लड़की से शादी को पॉसिबल बनाते हैं। बचपन में मूवी देखी थी मैंने, तो मैंने कहा यार शराब, मतलब शराब मिलना, शापित होना, इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। लेकिन जब मैंने पूरे एक गांव की स्टोरी सुनी जो एक शराब पे बेस्ड है, तो बहुत हैरानी हुई मुझे। अच्छा, स्टोरी ऐसी है कि 13 सेंचुरी में गांव बनता है। 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक बिल्कुल हालात नॉर्मल रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गांव बसना, आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज बसना शुरू हो जाती हैं इसमें। छोटे छोटे बीच में गांव के अंदर ही और साथ साथ छोटे छोटे गांव जुड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक कुछ 600 फैमिलीज वहां पे आके बस जाती हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे मल्टीपल कस्बे हैं, गाँव हैं। इस तरह से आप इमेजिन कर लें कुलधारा के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि 18वीं सदी में एक जमींदार वहां पर आता है, सलीम सिंह। सलीम सिंह, ओके। अच्छा, सलीम सिंह को लोग कहते हैं जालिम सिंह, क्योंकि वो इतना जालिम होता है कि जो फैमिली गांव की टैक्स नहीं देती होती ना कुलधारा की, वो उसको जिंदा जला देता होता है। लिटरली वो इतना जालिम होता है कि उनके बच्चे उठा के ले जाता है, उनको जिंदा जला देता है। लोग फिर भी ये बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि चलो बात पैसों तक है, पैसे फिर भी इंसान किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से टैकल कर लेता है। बिल्कुल।
होता क्या है कि उस गांव में ब्राह्मण्स बहुत सारे होते हैं। 600 फैमिलीज में से आप कह लो कोई 400-500 फैमिलीज ब्राह्मण्स की होती है। जो गांव के पंडित होते हैं वो भी ब्राह्मण होते हैं। उनकी बेटी बेहद खूबसूरत होती है। सलीम सिंह एक दिन घोड़े पे जा रहे होते हैं और उनकी नजर गांव के पंडित की बेटी पर पड़ जाती है। अब दिल फेंक होते हैं और ये कहा जाता था कि उस टाइम पे सलीम सिंह बहुत सारी बेगमात भी रखते थे और सलीम सिंह को जो लड़की पसंद आती थी सलीम सिंह उसको अपनी बीवी बनाकर रहते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब सलीम सिंह जाते हैं पंडित के पास और कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, मेरा आपकी बेटी पे दिल आ गया है, तो आप मेरी बेटी से शादी करवा दे। वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण में ही शादी करते हैं। सलीम सिंह को ये बात बहुत बुरी लगती है। अच्छा। सलीम सिंह कहते हैं इनके अंदर मेरा डर खौफ नहीं है, मैं तो बंदे जिंदा जला देता हूँ, हाथ पांव कटवा देता हूँ, और ये पंडित जो है मुझे सीधा सीधा मना कर रहा है। अच्छा, घोड़े पे जाते हैं, लड़की को किडनैप करने की कोशिश करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं उस अटेम्प्ट में। लोग आसपास होते हैं, फेल हो जाते हैं उस अटेम्प्ट में। घर आते हैं, बहुत गुस्सा होता है। घर आके कहते हैं अपनी फौज को कि तैयार रहना, सुबह हमने गांव जाना और पूरे गांव को जला देना। मतलब पहले तो सिर्फ जिद थी, अब बात ईगो पे आ गई। अना का मसला बन गया। अब अना का मसला बन गया, ईगो हर्ट हो जाती है सलीम सिंह की। अच्छा, फौज उनकी पूरी रेडी हो जाती है। वहां पे जो महल में से एक मुखबर होता है ना, वो जाके कुलधारा में बता देता है कि सलीम सिंह आके गांव को जलाने लगा। अच्छा, अब गांव वाले कहते हैं कि लड़की हमने नहीं देनी, हम सारे एक हैं और हम पूरा गांव छोड़ जाएंगे। यूनिटी बहुत होती है उनके अंदर। अच्छा, रात का टाइम होता है, रातों रात ही जो 600 परिवार होते हैं, 600 फैमिलीज होती हैं, वो कहती हैं हम लोग कुलधारा को छोड़ के जाएंगे। जब जा रहे होते हैं ना, तो लड़की का बाप पंडित होता है, वो हाथ उठा के शराब देता है कि हम 600 फैमिलीज तो यहाँ से जा रही हैं, लेकिन हमारा इस गांव को शराब है कि ये गांव कभी बस नहीं सकेगा। अच्छा, मतलब सोचने की बात है कि जिंदा लोगों का शराब लगता है दे सकते हैं कोई, किसी को कोई बदवा दे के जा रहा है तो क्या वो लग जाएगी? अच्छा, कार्मिक रिलेशनशिप ऐसी एक टर्म आपने सुनी है? इस स्टोरी को मैं बीच में ना थोड़ा सा पॉज मतलब ऑब्वियसली एक हमने टर्म तो सुनी है, karma is a bitch। हाँ, karma is a bitch। कार्मिक रिलेशनशिप में कहते हैं कि अगर आपने अपने पास रिलेशनशिप में कोई चीटिंग की है, कुछ बुरी चीज की है, और अगर आप फॉर एग्जांपल उस रिलेशनशिप में लॉयल नहीं है, तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसमें वो चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, मकाफात अमल होके रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से शराब वाली जो बात होती है, वो कहते हैं इट्स रियल, होके रहता है। मतलब इवन इन पाकिस्तान ये कहा जाता है कि अगर बद्दुआ लगी है किसी माँ को तो वो नस्लों तक चलती है। अगर इवन अभी उसकी शादी भी नहीं हुई और उसको कोई बद्दुआ दे दी गई है, तो आगे पैदा होने वाली उसकी नस्लों तक वो बद्दुआ चलती रहेगी, और उसकी जब तक आप रेमेडी नहीं करेंगे, उसकी आप स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं अपनी करवाएंगे, वो चीज फिक्स नहीं होगी। अच्छा, स्टोरी की तरफ कंटिन्यू करते हैं। वो गाँव वाले गाँव को छोड़ जाते हैं। सही। कुछ लोग, ये दो पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। एक ये आता है कि 600 के 600 परिवार जो थे वो वहां से चले गए। दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि कुछ लोग वहां पर जाने की पोजीशन में नहीं थे, गरीब थे, उन्होंने कहा हम यहाँ पे रह लेंगे और हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारा बच बचाव हो जाएगा। सलीम सिंह आता है अपनी फौज के साथ, हर गांव का दरवाजा खोला जाता है, घर का हर चौक चौराहा जगह देखी जाती है, लेकिन कोई नहीं होता। फिर भी दिल की आग नहीं बुझती, तो पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी जाती है। ये कहा जाता है कि कुछ लोग जो उस वक्त वहां पर छुपे हुए थे और वो वहां पर जल गए। अच्छा, और उन जले हुए लोगों की आत्माएं आज भी कुलधारा में भटकती हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि ये कहा जाता है कि जो लोग वहां से जा रहे थे वो 600 परिवार थे, लेकिन जब वो लोग वहां से गए तो किसी के भी पैरों के निशान नहीं नजर आए थे। यस, क्यों पता नहीं, ये एक बहुत ही मिस्ट्री है बड़ी, जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। इवन बीबीसी ने, CNN ने, गौरव तिवारी ने, अभी उनके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे, कुलधारा को जाके विजिट किया है। वो इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से वन ऑफ द प्लेस है। अच्छा, 2-3 चीजें ना कुलधारा के बारे में बहुत फेमस है। नंबर 1 कि जहां से सलीम सिंह बैठकर, जहां उसका बाप पूजा कराया करता था पंडित, जिस मंदिर में वो लड़की नजर आई थी पहली बार सलीम सिंह को, कहा जाता है हर रोज वहां की घंटी बजती है। यस, इट्स रियल। टूरिस्ट वहां पर जब जाते हैं कुलधारा में तो 5 बजे के बाद गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। 5 बजे के बाद कुलधारा में कोई एंटर नहीं हो सकता। अच्छा, कुलधारा जो टूरिस्ट अक्सर विजिट करने के लिए जाते हैं, ये कहते हैं कि मरे हुए जानवर सड़कों पर नजर आते हैं उनको, और मरे हुए जानवर के ऊपर से अगर कोई बंदा गाड़ी गुजार ले तो फिर वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। अच्छा, एक और ये आप वो कर रही हो, ऑब्वियसली आगे जाके हमने सारी बात करनी है गौरव तिवारी की, लेकिन
मेरे जो माइंड में एक आ रही है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है क्योंकि उनकी डेथ काफी कंट्रोवर्शियल है। यस वो जब यहाँ पर गए तो उन्होंने कुलधारा विलेज दिखाया और उसके बाद वो रात तक उन्होंने वहां पर स्टे किया। उन्होंने ऐसे अजीब आवाजें आने लगी, कैमरा बैक कैमरा करके दिखाया कि ये सब जंगली जानवर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना कोई आता। वो मंदिर जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो मंदिर भी उसने दिखाया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लोगों का कहना है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जब वो कैमरा बंद करने लगे थे, वहां से जाने लगे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जब भी आप आओगे तो ये वीराना मिलेगा, ये जानवर मिलेंगे, यहाँ पर मैं ही मिलूंगा आपको। अच्छा, कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं गौरव तिवारी में जाने में या अनजाने में उन जो वहां की रहने वाली जो पावर्स हैं या जो एंटिटीज हैं उनको ट्रिगर कर दिया या उनको चैलेंज कर दिया कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने मीटर से, अच्छा ये भी एक चीज है कि वो अपने मीटर जो दिखा रहे थे, जिस पर फ्रीक्वेंसीज होती हाँ EFU मीटर होता है, उसके ऊपर उस टाइम पे उनको कुछ नहीं नजर आया, लेकिन रिप्ले में नजर आया कि कुछ फ्रीक्वेंसी वहां पर थी जो उन्होंने नोट नहीं की। और जब वो वापस आ गए तो इसका मतलब वहां पर कोई था उनको, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था गौरव को। लेकिन कहीं ना कहीं इस जुमले ने उनको ट्रिगर कर दिया और शायद हो सकता है कि यही उनकी मौत की वजह बनी होगी। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। हसन, बड़ी इंटरेस्टिंग और वेल रिसर्च पॉइंट था आपका। गौरव तिवारी के बारे में ना बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं कि जब वो कुलधारा गए तो उसके बाद से उनके साथ बुरी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। एग्जैक्टली, यस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है। कहा जाता है, हमने भी डिस्कस किया था कि मुकेश मिल्स इंडिया की वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस है, मुंबई में वो है। गौरव तिवारी, पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि मुकेश मिल्स भी गए थे। अच्छा, मुकेश मिल्स, जहाँ पर हमने जिक्र किया था कि मुकेश मिल्स में बिपाशा बासु के साथ एक हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था, गौरव तिवारी भी वहां पर गए। गौरव तिवारी ने वहां पर कैमरास ऑन रखे। जब गौरव तिवारी ने वहां पर कैमरास ऑन किए तो गौरव तिवारी को कानों में कोई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना स्टार्ट हो गई थी। गौरव तिवारी को ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा उनके कान में आकर बार बार कुछ चिल्ला रही है। अच्छा, लेकिन फिर भी कैमरास ऑन रहे, गौरव तिवारी डरे, उनकी टीम डरी, लेकिन वो लोग वहां से सेफली मुकेश मिल से वापस आ गए। ठीक है, वो उनका इंसिडेंट एक था। गौरव तिवारी जहां पर भी जाते थे ना, वो कहते थे अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे साथ चलो और इस जगह को खाली कर दो। इस तरह की कुछ लाइंस थी। आई होप आई एम टेलिंग इट करेक्टली। तो गौरव तिवारी ये कहा करते थे। जब वो उधर गए ना कुलधारा विलेज, तो वहां से भी जो आप वाली बात है कि उन्होंने पहले कहा कि यहाँ पर कोई एंटिटी मौजूद नहीं है, और गौरव तिवारी ने कुलधारा से निकलते हुए कहा कि अगर यहाँ पर कोई है तो मेरे साथ चलो और इस जगह को खाली कर दो। और कुलधारा में जो भी आत्माएं थी वो गौरव तिवारी के साथ चल पड़ी थी। और कहा ये जाता है कि जिस तरह से ऑब्वियसली उनकी डेथ हुई, मूवी में भी हम देखते हैं कि वो जिस तरह से उनकी डेथ हुई, बड़ी एक वो पावरफुल, और जो घर दिखाया गया हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ही दिखाई जाती है जो कि हॉन्टेड है। हम उसको रिलेट कर सकते हैं उस गांव के साथ कि पूरा गांव ही वो हॉन्टेड है और वहां पर आत्माएं ही आत्माएं हैं। और एंड पर अगर आपने देखा हो कि जो चिट देती है वो एक फीमेल की आत्मा होती है, हो भी सकता है, और वो दुल्हन के कपड़ों में होती है। आपने ये चीज नोट करनी है कि वो दुल्हन के कपड़ों में होती है, और वो जो बच्ची थी जिसको सलीम सिंह लेना चाह रहा था, वो भी तो एक जवान लड़की थी और उसको दुल्हन बनाना चाह रहा था। अब ये पॉइंट रिलेट हो रहे हैं। और साथ ही साथ गौरव को अगर हम देखते हैं ना, हम चलो गौरव की तो एक बात एक साइड पर रखते हैं, लेकिन अगर इन लोगों को हम देखते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि इनके कदमों के निशान नहीं आए, हम ये कह सकते हैं कि वो शायद कोई स्पिरिचुअल लोग थे, शायद कोई नेक लोग थे। मतलब रिलीजन को एक मिनट के साइड पे रखते हैं, कुछ लोग वैसे भी स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ, और ब्राह्मण्स के बारे में ये बात मानी जाती है। हाँ, कि आप देखें अगर परहेजगार हैं, गंदे काम नहीं कर रहे, अपनी मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अब क्या पता वो लोग स्पिरिचुअल थे, जब वो वहां से जा रहे थे, जो उन्होंने शराब दिया वो इसीलिए उस गांव पर लग गया श्राप। और गौरव ने जाके उस चीज को दोबारा से कोशिश की कि एक शांति बनी हुई थी, शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता था इन एंटिटीज को, क्योंकि इनका पीक टाइम शाम के बाद होता है, रात में होता है। उन्होंने जाके उसको ट्रिगर किया, और ट्रिगर नहीं किया, उसको चैलेंज कर दिया। तो फिर जब आप ऐसी चीजों को देखें, हम कहते हैं ना कि ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हो तो वो आसपास आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो एक जगह आप जाके उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो देखे ना, हम एक आप और मैं अगर बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात नहीं करना चाह रही, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं,
और मैं आपको जाते हुए कोई ऐसी बात कर दूं कि आप ऑफेंड हो जाओ, आपको क्या होगा? आप बोलो कि मैं इसको बताऊंगी, मतलब रिवेंज आ जाएगा मेरे दिल में, बदले की आग तो मैं बुझाए बगैर नहीं रह सकूंगी। तो जब एक इवल एंटिटी मौजूद है, फॉर सम रीजंस इवल है या नहीं है, और आप उसे मॉक कर रहे हो, आप उसको मॉक कर रहे हो, और आप जाते हुए कह रहे हो कि कुछ भी नहीं, और साथ उसको लेके भी जा रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ पर आप जब भी आओगे तब मैं मिलूंगा यहाँ पर। अब ऑब्वियसली आपने वो एक ऐसी चीज कह दी जिससे वो ट्रिगर हो सकते थे। यस। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं लबीबा, और कोई पॉइंट अगर ऐड करना चाहें इस गांव के हवाले से। अच्छा, नंबर 1 तो ना गौरव तिवारी के जो केस के बारे में बात करती, एक बहुत ही हसन इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि एक बच्ची और दुल्हन का कनेक्शन। गौरव तिवारी का ना जब मैं केस स्टडी कर रही थी तो मुझे एक बहुत ही कड़ी कनेक्ट होती नजर आई कि गौरव तिवारी का जो लास्ट केस था वो भी एक छोटी बच्ची का था। अच्छा, ये गौरव तिवारी के केस के बारे में कहा जाता है कि मौत से कुछ अरसा पहले गौरव तिवारी बहुत डिप्रेस हो गए थे। हाँ, ये कहा जाता है कि गौरव तिवारी को बहुत सारे काले साए अपने इर्द गिर्द नजर आते थे, और गौरव तिवारी किसी भी केस पर अब खुद से जाना नहीं चाह रहे थे। इवन जो उनकी टीम थी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उनके साथ मिलकर किया करती थी, वो गौरव तिवारी को बहुत फोर्स किया करती थी कि तुम इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, इतने फेमस हो, तो तुम्हारा एक काम बनता है। अगर गौरव तिवारी के बारे में भी हम स्टडी करें तो पहले गौरव तिवारी भूत प्रेत को इतना माना नहीं करते थे। नहीं मानते। हाँ, गौरव तिवारी पहले साइंस को ज्यादा माना करते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने केसेस स्टडी किए तो गौरव तिवारी को अब भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन आना शुरू हो गया। अच्छा, गौरव तिवारी का जो ना लास्ट केस स्टडी था वो थोड़ा सा ना हम स्टडी करते हैं। हुआ ऐसे कि गौरव तिवारी को कॉल आती है एक दिन, रोहिणी का, इंडिया का एक इलाका है वहां से, कि एक बच्ची का केस है और गौरव तिवारी से बात करनी है। ठीक है। गौरव तिवारी अपनी टीम को बुलाते हैं, इकट्ठा होकर वो लोग मिलके उस केस को स्टडी करने के लिए चले जाते हैं। जब जाते हैं तो पहले बाप बाहर आता है और वो कहता है कि मेरी बेटी ना कुछ दिनों से बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ आत्माएं नजर आ रही हैं और बार बार आपका नाम ले रही है। यस, वो बच्ची बार बार गौरव तिवारी का नाम ले रही थी कि वो गौरव तिवारी से एक बार मिलना चाहती है। गौरव तिवारी जैसे ही एंटर होते हैं और उस बच्ची को देखते हैं, वो बच्ची गौरव तिवारी को ऐसे देख रही होती है कि जैसे वो गौरव तिवारी का इंतजार कर रही है। 2 सेकंड के लिए गौरव तिवारी से आंख मिलाती है और कमरे के अंदर चल पड़ती है। अच्छा, गौरव तिवारी बड़े परेशान होते हैं कि मतलब तुम क्यों, मतलब ना मुझे जानती है ना पहचानती है, लेकिन इस तरह से कुछ कनेक्शन मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे पता नहीं इसकी आत्मा और मेरी आत्मा आपस में कनेक्टेड है। कहीं मुलाकात हो चुकी है। यस, कहीं मुलाकात पहले हो चुकी है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। गौरव तिवारी की टीम बताती है कि गौरव, हम घर के अंदर एंटर हुए लेकिन गौरव अंदर एंटर होते ही खुद को उस कमरे में जाने से रोक नहीं पाए। गौरव तिवारी जहां पर बच्ची थी उस रूम के अंदर चले गए। जब गौरव तिवारी उस रूम के अंदर गए तो गौरव ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि उस बच्ची और मेरे अलावा रूम में बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं, और जो मुझे इतने दिनों से फील हो रहा था, कभी एक जगह पे कि कभी एक साया है, कभी दूसरी जगह पे कोई दूसरा साया है, मुझे ऐसा लगा कि वो सारे साए इसी कमरे में इकट्ठे हो गए। और गौरव तिवारी ने कहा कि जो आवाजें मुझे कुलधारा विलेज में सुनाई दी थी और जो मुझे भारीपन कुलधारा में महसूस हुआ था, मुझे लगा वही सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ उस रूम के अंदर हो रहा है। अच्छा, जब गौरव का दोस्त उस रूम में एंटर होता है तो 2 सेकंड के लिए गौरव उस बच्ची की तरफ सिर्फ स्टेयर कर रहे होते हैं और गौरव तिवारी जैसे अपनी कॉन्शियस में नहीं है। गौरव का दोस्त आता है और गौरव को यूं झंझोड़ता है और फिर गौरव होश में आते हैं और गौरव को कुछ याद नहीं कि उस बच्ची के साथ वो आई कांटेक्ट कर क्यों रहे थे, उस 5 मिनट में जो पीछे गुजरे उनके साथ हुआ क्या था। अच्छा, मेरे ना माइंड में पता क्या वो स्केच बन रहा है कि वो जो फिल्म में एक पोर्ट्रे किया गया ना कि गौरव जाके ऐसे बैठते हैं और जब वो सर उठाते हैं तो इर्द गिर्द भूत ही भूत। ये जो गौरव तिवारी ने कुलधारा में आप वाली बात कही थी आत्माओं से, वो आत्माएं उसके साथ चल पड़ी थी साथ, और वो जो बच्ची थी उसके साथ भी कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि उस बच्ची के अंदर उस वक्त वो आत्मा थी जो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि बच्ची ने कहा, मतलब आप लोगों ने कहाँ कहाँ विजिट किया, तो उसके पेरेंट्स मतलब कुछ सही से डिफाइन नहीं कर सके। तो ये भी कहा जाता था कि वो कोई आत्मा ऐसी थी जो गौरव तिवारी के साथ कुलधारा से आ गई थी और उसके बाद से गौरव तिवारी को बहुत तंग कर रही थी। और जब उस बच्ची ने अपनी तकलीफ बयान की तो गौरव तिवारी उस डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सके। अच्छा, केस में ये भी कहा जाता है कि गौरव अचानक से एक दिन उठे, नॉर्मल रूटीन का दिन था, गौरव तिवारी उठते हैं, उठते साथ ही ना घर वालों से हेलो हाय करते हैं और अपने वॉशरूम में चले जाते हैं। अच्छा, घर वाले सोचते हैं पता नहीं गौरव वैसे ही पिछले कुछ दिनों से बुझा सा है, डिप्रेस है, तो पता नहीं जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या मुसीबतें हैं इसकी, आता है तो बात करते हैं।
लेकिन गौरव तिवारी काफी देर तक नहीं आते, लेकिन वॉशरूम से अचानक से कुछ आवाजें आती हैं उन्हें। जब वो वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर जाते हैं तो गौरव तिवारी ने वॉशरूम के कर्टेन से लटक कर ये कहते हैं कि सुसाइड कर ली थी। लेकिन हसन, आपने ये बात सुनी होगी, आप बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी करते हैं, कि जब भी कोई इंसान डिप्रेस होता है तो भी पैरानॉर्मल एंटिटी उसकी बॉडी पर कब्जा करना शुरू करती है। ये कहा जाता है ना कि मायूसी में शैतान इंसान पर अटैक जब करता है। आप एनर्जी आपकी लो होती है ना और आप डिप्रेस्ड होते हैं, आपको खुद को अकेला कर देते हैं, तो खास तौर पे ये जो इविल एंटिटीज होती है ना, इनका टारगेट वो लोग होते हैं इजीली। जो से देखिए, आप एक बंदा है, स्पिरिचुअल है, दिल उसका रोशन है, वो किसी भी रिलीजन से अपनी इबादत कर रहा है। मुसलमान है तो नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह के नजदीक हो रहा है। हिंदू है तो अपने भगवान के साथ अपने मंदिर में लगा हुआ है। सिख है तो अपनी इबादतें, कोई भी अपने खुदा को पूज रहा है, किसी भी तरीके से इबादत कर रहा है बेशक, लेकिन वो क्या है, वो अपने मुताबिक वो स्पिरिचुअल है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन आप जैसे ही शैतानी कामों में पड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि आप अगर शराब पिएंगे, आप मिसाल है कोई गलत काम करेंगे, तो उससे कौन खुश होगा? कोई भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन है इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी लड़की के साथ नाजेबा हरकत करें या कुछ भी करें। कोई रिलीजन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो आप किसको खुश कर रहे हैं? आप शैतान को। और अगर शैतान को आप खुश कर रहे हैं और समहाउ आप उसी दौरान डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, तो वो जो आपका जो दिल है ना, वो घर हो जाएगा शैतान का। और जब वो शैतान का घर हो जाएगा तो ये जो इविल एंटिटीज हैं और ये सारी चीजें, ये आप पर कब्जा कर लेंगे और आपके फिर बुरे दिन शुरू। अच्छा, श्रद्धा कपूर की एक फिल्म थी स्त्री, जिसका स्त्री 2 भी आया था, सीक्वल, जिसमें हमने सरकटेजिन की कहानी सुनी, उसमें डाइन की कहानी सुनी थी। अच्छा, डाइन पे भी हम किसी टाइम पे बात करेंगे कि एक मूवी थी, एक थी डाइन, बचपन में देखी थी, जिसमें इमरान हाशमी होती है और हुमा कुरैशी होती है। उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्क्रिप्शन थी डाइन की, कि डाइन के बाजू उसके जिस्म से लंबे होते हैं और डाइन की सारी शक्ति उसकी चुटिया में होती है। अच्छा, श्रद्धा कपूर की जो फिल्म थी उसके बारे में भी यही था कि जो श्रद्धा कपूर होती हैं, वो जब उन्होंने वो डाइन से चुटिया कटवानी होती है तो उससे सारी शक्ति लेनी होती है उन्होंने। अच्छा, श्रद्धा कपूर का जिक्र इसलिए आया कि श्रद्धा कपूर को जब बताया गया कि स्त्री 2 के कुछ सीन्स हमने कुलधारा में शूट करने हैं, तो श्रद्धा कपूर ने फौरन से मना कर दिया था। श्रद्धा कपूर भी मानती हैं कि कुलधारा विलेज हॉन्टेड है। यस, मतलब फेमस, ये एक मिथ नहीं है, फेमस सेलिब्रिटीज भी इस बात को मानते हैं, और मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी मानते हैं, और इवन गवर्नमेंट भी मानती है। 5 बजे के बाद कुलधारा के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। टूरिस्ट ने आना है, वो 5 बजे से पहले कुलधारा को विजिट करेंगे, और जिन लोगों ने 5 बजे के बाद कुलधारा के अंदर रहने की कोशिश की है, उन्होंने जान गंवाई है। एक रियल केस है। इंडिया के 3 दोस्त होते हैं यूपी से। अब 3 दोस्त प्लान करते हैं कि यार कुलधारा को, गौरव तिवारी से बेसिकली इम्प्रेस हो जाते हैं जिन दिनों उनकी वीडियो आई थी। हाँ, क्योंकि 2014 की बात है ये। 3 दोस्त होते हैं कॉलेज गोइंग, वो कहते हैं कि गौरव तिवारी जब वहां पे जा सकता है, उसके साथ कुछ नहीं होता, तो आओ हम भी अपनी यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं और कुलधारा जाते हैं आज। अच्छा, तीनों दोस्त जयपुर से निकल पड़ते हैं, कहते हैं कुलधारा जाएंगे और वहां पे जाके आज हम 5 बजे के बाद रुकेंगे। ओके, यस, फिर से चैलेंज। यस, फिर से चैलेंज। अच्छा, कहा जाता है कि जो मासूम लोग होते हैं ना, उनको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं अल्लाह इशारे देता है, और हिंदुइज्म में कहते हैं कि भगवान कोई ना कोई इशारा दे देता है। ठीक है। अच्छा, वो लोग जब रास्ते में निकलते हैं, गाड़ी अपनी चलाते हैं, जाते हैं, मस्ती में जा रहे हैं, फुल गाने लगे हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि इस स्पॉट में जाके जहाँ पे सलीम सिंह का मंदिर था वहाँ पे मूवी शूट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तीनों बढ़ जाएंगे आपस में और वहाँ पे जाके अलग अलग कोनों को शूट कर लेंगे ताकि टाइम कम लगे, और अगर हम 5 बजे के बाद भी रुकते हैं तो रात 8-9 बजे तक फ्री होके हम लोग अपना वीलॉग रिकॉर्ड करके वापस आ जाएंगे। 3 दोस्त हैं और उसमें से जो पहला दोस्त है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। गाड़ी ड्राइव करते करते उसको ये फील होता है कि उसके गाड़ी के नीचे कोई आ गया। अचानक से चिल्लाना शुरू करता है और कहता है मैंने गाड़ी के नीचे किसी को रोन दिया है, प्लीज अब हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा, बाकी तो 2 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो यूँ फील नहीं हुआ, तुम्हें वहम हो रहा है। कहते पहला दोस्त फ्रीज हो जाता है और कहता है यार मैं गाड़ी से उतर भी नहीं सकता, तुम दोनों उतरो, नीचे जाके देखो कि हुआ क्या। वो बिल्कुल जैसे कि पैरालाइज हो गया। दोनों दोस्त हिम्मत करते हैं, उतरते हैं, नीचे देखते हैं तो टायर में खून लगा होता है सारा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। थोड़ा पीछे देखते हैं तो पीछे एक काली बिल्ली होती है। कहते हैं अरे पागल, ये तो तूने गाड़ी के नीचे काली बिल्ली को मार दिया।
अब दोस्त परेशान हो जाता है, कहता है यार मैं निकलने से पहले थोड़ा सा वैसे ही घबरा रहा था, और ऊपर से काली बिल्ली ने भी हमारा रास्ता काट लिया और हमने काली बिल्ली को जान से भी मार दिया, तो अब तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन है ना, तब 3 दोस्तों का ग्रुप होता है तो 2 दोस्त वैसे ही बहुत मोटिवेट करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, आगे भी जाएंगे, तो प्लीज तुम इतनी छोटी मोटी बात से घबराओ नहीं, आगे चलो। हालांकि पहला दोस्त बहुत इंसिस्ट करता है, कहते हैं यार नहीं नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, उसका नाम आदित्य होता है, बहुत इंसिस्ट करता है। आदित्य कहता है यार मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, कहते नहीं यार मैं तो जाऊंगा। विष्णु और प्रेम कहते हैं मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओ आदित्य, अगर तुमने नहीं जाना। ठीक है। अब आदित्य ऑलरेडी डर गया है, वो विष्णु आगे बैठा है उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पे, वो कहता है विष्णु तुम ड्राइव करो और मैं पीछे जाके बैठूंगा। वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, सीट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, कुलधारा पहुंचते हैं। कुलधारा पहुंचने के बाद ना, अब कहते हैं गार्ड को चकमा कैसे दे, 4 बजे का टाइम हो रहा होता है, कहते हैं यार 5 बजे के बाद भी रुकना है। गार्ड पहले तो अंदर नहीं जाने दे रहा, कहता है कुलधारा बंद होने लगा है 5 बजे और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग 4 साढ़े 4 बजे आ रहे हो, तो कैसे। बहुत इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं यार हमने एक वीलॉग शूट करना है, बहुत दूर से आए हैं, ऐसा करना कि सिर्फ हमें 5 बजे आके एक आवाज लगा देना, हम लोग बाहर आ जाएंगे। अच्छा, झूठी तसल्ली दे रहे हैं गार्ड को। गार्ड भी चलो जाने की इजाजत दे देता है कि लड़कियां क्या किचकिच करनी है, जाने देता हूँ इनको अंदर। और दूर से भी आए हैं। हाँ, दूर से जाने देता हूँ इनको अंदर। अच्छा, वो अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके ना छुप जाते हैं, अंदर जाके छुप जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो कुछ और होती है कि कुलधारा में 5 बजे के बाद रुकना है। अब 5 बजे होता है, गार्ड अंदर आता है और बारी बारी सबको बाहर निकालना शुरू करता है, जो भी टूरिस्ट अंदर होते हैं सबको बाहर निकालता है। लेकिन याद आता है कि 3 दोस्त और भी अंदर गए थे, मुझसे ये कह के कि 5 बजे हमें एक आवाज लगा देना, हम खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। काफी आवाज लगाता है लेकिन लड़के बाहर नहीं आते। गार्ड सोचता है चलो मेरी भी छुट्टी हो गई है, अगर मरना खुद चाहते हैं तो मैं इनको कैसे रोक सकता हूँ। हाँ, सही है, अपनी जान इनके हाथ में। अंडरस्टूड। ये कह के गार्ड भी चला जाता है लॉक करके। गार्ड लॉक करके चला गया गेट को। अब लड़के पहले एक दूसरे को आवाज लगाना स्टार्ट करते हैं। आदित्य होते हैं वो बाहर आवाज लगाता है कि यार गार्ड जा चुका है, आओ हम भी बाहर निकल आते हैं। अच्छा, कोई भी नहीं आता, कोई भी आगे से आवाज नहीं लगाता। अब आदित्य ऑलरेडी थोड़ा सा डरा हुआ था, वो कहता है शायद ये दोनों दोस्त मेरे साथ प्रैंक करके मुझे छोड़ के चले गए हैं। पहला ख्याल ये आता है, दूसरा ये भी ख्याल आता है कि यार मेरे 2 दोस्तों के साथ कोई गलत ना हो गया हो। काफी आवाजें लगाता है, काफी जब आवाजें लगाता है तो पीछे से कंधे पर कोई आके हाथ रखता है। जब पीछे मुड़ के देखता है कोई भी नहीं होता, और रियल स्टोरी है ये, रियल पीछे कोई नहीं होता लिटरली। अच्छा, थोड़ी देर बाद भागते भागते प्रेम भी आ जाता है, कहता है यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहता है क्या हुआ, कहता है यार मैं जब वहां पर था तो मुझे ये फील हो रहा था कि हम तीनों के अलावा भी वहां पर कोई है। कहते चलो विष्णु को ढूंढते हैं, विष्णु को ढूंढने के बाद हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। वी लोग गया भाड़ में। अब अगर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो ही चुका है, कहते हैं आने से पहले लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तक हिम्मत थी, लेकिन 5 बजे के बाद वाकई डर लगना शुरू हो गया। दोनों मिलकर विष्णु को ढूंढते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं। इतने में विष्णु कहता है यार मेरा फोन ही नहीं है। विष्णु मिल जाता है? हाँ, विष्णु मिल जाता है, लेकिन विष्णु कहता है यार मेरा फोन नहीं है। विष्णु का फोन ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी देर बाद 2-2 3-3 मिलके फोन ढूंढते हैं, फोन नहीं मिल पा रहा होता। डिसाइड करते हैं कि डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होके फोन जल्दी मिल जाएगा, रात और गहरी हो रही है, ये ना यही बड़ी गलती है, यही ना फंस जाए हम। तीनों जब अलग होते हैं तो उसमें ये होता है कि उसको विष्णु को उसका फोन मिल जाता है, क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसने ड्रॉप किया है। विष्णु उसके बाद सेकंड मिलता है प्रेम से, और आदित्य जो सबसे ज्यादा डर रहा होता है वो बेचारा फंस जाता है। ओए यार, यस, हमेशा ऐसे ही होता है। हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, तीनों दोस्तों ने रियल लाइफ स्टोरी है और ये क्लेम किया है। सत्या है पॉडकास्टर, सत्या के पॉडकास्ट में आके। अच्छा, विष्णु और प्रेम दोनों का ये कहना है कि हम जब गेट की तरफ जा रहे थे तो हमें अचानक से एक बहुत ज्यादा धुआं नजर आता है और हम वापस नहीं रुकते, कि पता नहीं अगर हम धुएं से वापस पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो पीछे हमारे साथ क्या होगा। हम एंटर होने की कोशिश करते हैं कि शायद वहां पर कोई आदित्य के बगैर ही कहते हैं, हम उसको ढूंढने की कोशिश करें, गेट के पास जा रहे हैं और वहां पर हमें बहुत सारा धुआं नजर आया। अभी हम सिर्फ जब धुएं के पास पहुंचे तो हम बेहोश हो गए। जब हमारी आंख खुली है तो अगली सुबह खुली है। उन्हें नहीं पता पूरी रात उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उन दोनों का कहना है जब हमारी आंख खुली है तो वहां पर हमारे अलावा बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। हम फौरन अंदर दौड़े कि हमारे दोस्त आदित्य कहाँ पे, और जब हम अंदर गए तो पता चला कि एक लड़के को यहाँ से अभी एम्बुलेंस उठाकर लेके गई है, और वो लड़का ना कुछ बोल पा रहा था और ना लड़का कुछ कह पा रहा था, सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी नब्ज चल रही थी। अरे दोनों इतने तो समझ आ रहे, सेंस कर लेते हैं फौरन से कि यार ये हमारा दोस्त आदित्य ही है और ये मिसहैप हो चुका है उसके साथ। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि लड़का कोमा में जा चुका है।
यस, पॉडकास्ट है सत्या के, उसमें जाके हम प्रॉपर ये चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर। अच्छा, दोनों जाते हैं, आदित्य से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जब आदित्य कोई जवाब नहीं देता तो दोस्त है, गिल्टी फील करते हैं कि आदित्य हमें जाने से मना भी कर रहा था लेकिन हम दोनों ने फोर्स किया, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। वहां पे जाके पास ही कुलधारा में ही कुछ लोगों से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं अब क्या हो सकता है। कहते हैं यहाँ पर ना एक मंदिर है हनुमान का, वहां पर एक बाबा बैठते हैं उनके बिलीफ के मुताबिक हिंदुइज्म में, तो तुम लोग उनके पास जाओ, अगर वो कुछ तुम लोगों को बता सके, कुछ रेमेडी दे सके तो हो जाएगा असर, नहीं तो फिर तुम लोगों का मतलब दुआ पे है। हाँ, या तो अल्लाह ही हाफिज है अगली जुबान में। खैर उस बाबा के पास जाते हैं, वो कहते हैं हुआ क्या, कहते हैं कुलधारा गए थे। कहता है कितने बजे, सिर्फ एक सवाल करते हैं पंडित, कितने बजे कुलधारा गए थे। वो कहते हैं 5 बजे के बाद। वो कहते हैं अपना जो चोला उठाते हैं, साथ अपना बैग उठाते हैं, कुछ पूजा का सामान उठाते हैं और कहते हैं मुझे लड़के के पास लेके जाओ। लड़के के पास जाते हैं और जैसे ही पंडित लड़के की सिचुएशन देखते हैं ना, कह देते हैं कि लड़का 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। सिंपल ये कह देते हैं, कहते हैं लड़का 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, और अगर ये लड़का जिंदा भी रहा, या तो इसकी याददाश्त नहीं होगी या तो पागल हो चुका होगा। यस। अच्छा, अब 3 दिन, एक दिन गुजर जाता है, प्रे करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं। दूसरा दिन गुजर जाता है, प्रे करते रहते हैं। जब दूसरा दिन गुजर जाता है ना, तो विष्णु और प्रेम को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। कहते हैं यार मतलब स्टेबल तो है, डॉक्टर कह रहे हैं मतलब बेहतरी आ सकती है, अभी कोमा में है, लेकिन कोमा से अक्सर लोग वापस भी आ सकते हैं, तो हमारा दोस्त क्यों नहीं वापस आ सकता। इस बिलीफ में ना मतलब चिल होके सो जाते हैं। सोते हैं तो डॉक्टर्स आके उठाते हैं, कहते हैं आपका दोस्त जिंदा नहीं रहा, लिटरली। और उस पंडित के पास फिर विष्णु और प्रेम बहुत मतलब अब आप सोचें कि आप पे रिग्रेट है लाइफ भर का, कि आपने, एक दोस्त आपको कह रहा है कि आगे ना जाओ, आप उसको जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं और वो लड़का अपनी जान खो देता है, आपके ऊपर क्या गुजरेगी। उस पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं कि हो आपको कैसे मालूम हुआ। तो पंडित आगे से ये कहते हैं कि कुलधारा में अगर कोई इंसान जाए और अगर किसी आत्मा से उसका इंटरेक्शन ना हो तो फिर वो शायद बच सकता है, लेकिन वहां की आत्माएं अगर किसी बंदे के साथ आई कांटेक्ट भी कर लें तो वो बंदा पागल हो जाता है या अपनी याददाश्त खो बैठता है, कि वो नहीं चाहती कि कुलधारा के अंदर जो जो सीक्रेट्स है वो बंदा बाहर जाके रिवील करे। और तुम दोनों ने नहीं देखा था किसी आत्मा को, इसलिए तुम दोनों बच चुके हो। तुम दोनों को सिर्फ एक वार्निंग मिली थी और बाहर उठा के फेंक दिया गया था, क्योंकि वो दोनों थे अंदर जब वहां से क्रॉस करते हो, जब वो उठे तो बाहर थे वहां से। लेकिन एक रियल लाइफ स्टोरी है। हसन, हमने अक्सर ये भी सुना होगा कि जो शैतान होते हैं, जो शैतान के चेले होते हैं, वो अपना सीक्रेट कभी भी रिवील नहीं करने देते। अक्सर मूवीज में भी हमने देखा है, जो एक मूवी थी सेक्टर 36, हमने पहले भी इसके बारे में एक पॉडकास्ट में बात की थी, कि जो विक्रांत थे उनके पास एक शैतान का सीक्रेट था, विक्रांत मैसी के पास। और जब भी उनसे पूछा जाता था, विक्रांत मैसी को सजाए मौत हो गई थी मूवी में, लेकिन विक्रांत मैसी ने शैतान का सीक्रेट लीक नहीं किया था। और जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि वो मुझे बचा लेगा। मतलब शैतान इंसान को इतना हौसला देता है, जो इस तरह की एंटिटीज होती हैं वो इंसान को अपना सीक्रेट्स कभी भी खुद जाके रिवील नहीं करने देती, क्योंकि पैरानॉर्मल एंटिटीज चाहती हैं कि जब भी हम नजर आए, हम अपनी मर्जी से नजर आए, किसी और की मर्जी से नहीं वो मतलब नजरियाम पर आना चाहती होती। ये बात तो मतलब यहाँ तक हमारी पहुंच चुकी है। फिर और बहुत सारी मतलब बांगड़ फोर्ट की स्टोरी है, इंडिया की हॉन्टेड प्लेसेस की स्टोरीज है। मतलब यहाँ पर जो हमारी एक्ट्रेस है अरीज चौधरी, उन्होंने भी काफ़ी फिल्म्स की है। वो इंडिया में एक लोकेशन पर शूट कर रही थी और वो उनका कहना था कि पैलेस था। अरीज चौधरी के साथ जो पॉडकास्ट किया था, भूल भुलैया मूवी उन दिनों आई थी, तो मैं आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अरीज और मैंने उनसे पूछा कि अरीज, ये जो भूल भुलैया मूवी है जिसमें हम कहते हैं कि महलों में रात के टाइम पायल की छनकार सुनाई देती है, इसमें कितनी सच्चाई होती है। तो अरीज ने ये बात मुझे बताई कि जिस टाइम पे मैं उस कैसल में शूट कर रही थी, मुझे बाकायदा तौर पर रात को पायल की आवाज सुनाई देती थी। मतलब हम ये चलो मूवीज में तो सुनते, यस हम मूवीज में तो सुनते हैं। अरीज चौधरी के साथ पॉडकास्ट है, उन्होंने खुद ये बात क्लेम की है, नजर आती थी। अक्सर इंसान ये कहता है ना कि किसी आत्मा, मतलब हम बचपन में एक गेम खेला करते थे मोमबत्ती जला के, और कहा करते थे अगर कोई नेक रूह हमारे इर्द गिर्द है तो यहाँ पे आ जाए। मतलब हमें तो पता नहीं होता था ना, जैसे ओइजा बोर्ड है उसी तरह से आत्माओं को बुलाने की कोशिश की जाती थी। बीच में मोमबत्ती रख के सब दोस्त हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे कोई नेक रूह यहाँ से गुजर रही है तो हाजिर हो जा। तो बचपन में वो बड़ा फन लगता होता था और लगता होता था कि क्या ही हो जाएगा, ये सारी बातें तो मजाक है। लेकिन बचपने में कुछ ऐसी गलती इंसान कर देता है
जो बाद में जाके उसके लिए बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है। मतलब अक्सर ऐसी चीजें होती है, अगर हम बात करें कि ये कहा जाता है कि कुछ लोग सूरज जिन के जरिए जिन्नात को हाजिर करने की कोशिश करते हैं, और ये कहा जाता है कि जिन्नात आ तो आपकी मर्जी से सकते हैं लेकिन जाते फिर वो अपनी मर्जी से। अच्छा, इसके साथ साथ ना ये भी होता है कि ऑब्वियसली बात हो रही है जादू जिन्नात की, सिर्फ जिन्नात की फिलहाल हो रही थी, लेकिन जादू भी साथ रिलेट हो ही जाता है समहाउ, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं या काला जादू करते हैं, जिन्नात को बुलाते हैं, वो अक्सर औकात ना खुद भी पोजेस हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इलाज करने जाते हैं और वो भी पोजेस हो जाते हैं गौरव तिवारी की तरह। जरूरी नहीं है कि वो एक मतलब डिफरेंट तरह से थे, वो कोई पंडित वगैरह नहीं थे, या कोई हमारे यहाँ अगर मुस्लिम्स में देखें कोई मौलवी वगैरह तो है नहीं इस तरह से जाके कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई इस चीज का एक्सपर्ट भी और आगे कोई ज्यादा, क्योंकि जिन्नात में भी आमिल होते हैं, मतलब एक आमिल होते हैं इंसान अमल करते हैं, चिले काटते हैं, जिन्नात के अंदर भी डिफरेंट आमिल होते हैं, वो अक्सर ऐसे होते हैं कि वो उसी पर ही पलट देते हैं जो तोड़ करने आया होता है। अच्छा, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने शुरू में भी आपको एक पॉडकास्ट में कब्र की स्टोरी सुनाई थी, जो बंदे के हाथ जल गए थे कब्र से। आज मैं आपको सुनाता हूँ, ये एक बड़ा मशहूर वाकया है, एक पाकिस्तान के टीवी शो में ये वाकया हुआ। एक कॉल आई लाइव, जिस तरह होते हैं कि कोई भी कॉलर है, किसी की कोई मसला है तो वो अपने आलिम से पूछ ले आके। आलिम ऑनलाइन एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है इसी तरह से। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि एक दिन कॉल आती है, एक खातून बोल रही होती है और खातून कहती है कि मेरा एक मसला है वो हल कर दें। तो मतलब आई डोंट क्वाइट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो भी मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उनसे सवाल किया गया कि मैं उम्रा करने गई थी। अब वैसे ये भी अल्लाह की तरफ से कि उम्रा करने की सादत हम मुसलमानों में किसी किसी को मिलती है, और जिसको मिलती है बड़ा होता है, बुलावा वहीं से आना होता है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब इस केस में ये हुआ कि समहाउ जो है ना, यहाँ तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट है कि अल्लाह ताला उसको दिखाना चाह रहे थे कि कितनी बड़ी गलती तुम कर बैठी हो। yes. अब ऐसे हुआ कि वो लड़की जाती है, लड़की औरत जो भी फीमेल थी, उम्रा करने के लिए जाती है और वहां पर पहुंचती है। और जैसे वो, क्योंकि ना लोगों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ, अल्लाह ताला हमें भी सादत दे उम्रे की, कि जब आप एंटर होते हैं तो सामने आपको काबा नजर आता है, और जो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम्स या जो पहली दफा वहां पर जाते हैं, कहते हैं हम फ्रीज हो जाते हैं, और वो जो फीलिंग है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। वो हिट करती है सीधे दिल पे। मतलब मेरे घर वालों के साथ ये एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं खाना काबा पे पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है, और बंदा ये मतलब 1 मिनट के लिए ना वो फ्रीज हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी कोई अगर हॉली प्लेस है ना, अगर हिंदूज के लिए कोई है, तो वो आप जब जाएंगे वहां पर आपको बहुत फील होगी ये चीज, क्योंकि सेक्रेड प्लेसेस होती हैं, इसी तरह फील होता है, और एनर्जीज वहां पर एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। अच्छा, आता हूँ मैं अपने उसी स्टोरी की जानिब। अब ये जब एंटर होती है ना, ऑब्वियसली एक नॉर्मल बंदा जा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं जैसे ही गेट से एंटर होऊंगा मुझे काबा का व्यू आएगा, बड़ा खूबसूरत सा, मैं वही फील करूंगा। ये एंटर होती है, इसको काबा नजर नहीं आता। ओह माय गॉड, ये बहुत देखती है इनको, मतलब बंदे नजर आ रहे हैं, खाना काबा नहीं नजर, एक अनयूजुअल सी चीज है, खाना काबा नजर नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेट सी चीज। खैर बहरहाल, अब जो उनकी बकौल, उनकी जाहिर सी बात है, उन्होंने आगे तो उसको इलेबोरेट नहीं किया कि मैंने उसके बाद क्या किया। खैर वो जो मुफ्ती साहब से पूछती हैं कि इस तरह, तो मुफ्ती साहब उसको रोक देते हैं, कहते हैं कि आपसे कोई गलत काम हुआ, आपने कुछ गलत किया, आप बताएं। कुछ देर की खामोशी के बाद बताया ये जाता है कि मैंने काला जादू करवाया था। काला जादू किस पे करवाया था? किसी पे करवाया था, किसी रिश्तेदार पे करवाया था, उसको मारने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए। तो वो कहती है कि मैंने काला जादू करवाया था किसी को कत्ल करने के लिए, मरवाने के लिए किसी को काला जादू करवाया था। अच्छा, और अपने खूनी रिश्ते पे किसी रिश्तेदार पे करवाया। अब पूछा ये जाता है कि कैसे किया गया। तो आप और देखने वालों को मैं एक चीज बताता, जो किसी को कत्ल करने के लिए, किसी को जादू के जरिए मरवाने का जो जादू होता है ना, वो किया जाता है, मतलब एज पर माई नॉलेज, कोई कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं अगर आपको पता हो कोई और तरीका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई जादू नहीं करता, लेकिन वो ऑब्वियसली आप जब पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, आपको चीजें पता चल जाती हैं। किसी को कत्ल करने का जो जादू है ना, वो लाश के ऊपर किया जाता है, मुर्दे पर किया जाता है, कब्र खोद के, या और
अच्छा इसके अंदर भी ना डिफरेंट नोयत होती है कि बहुत एक्सट्रीम पावरफुल जादू करना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा। हाँ ये भी कहा ना, मुर्दे के मुंह में तावीज रखा जाता है क्योंकि वो वापस तो वहां से रिकवर होना नहीं हाँ, मैं वो बताने लगा। अच्छा इसमें भी जो मैं बता रहा हूँ ना फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए कितना एक्सट्रीमली पावरफुल करना है या नॉर्मल करना है या किस तरह से, तो अगर तुम मुर्दा आप निकाल के कब्र से उसके ऊपर करोगे, ठीक है, उसके भी ऑब्वियसली इफेक्ट्स, तो किसी को कत्ल करने जा रहे हो, लेकिन एक उसकी शायद तोड़ हो सके या जो भी मामला आते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है ना जो जादू, वो होता है कि किसी बंदे की मौत हुई है ना, उसके गुस्ल के बाद और दफनाने से पहले उसके अंदर तावीज डाल दो। अब वो ऑब्वियसली वो जो काले आमिलीन होते हैं वही देते हैं जादू के तावीज़ात और वही बताते हैं कैसे करने और कैसे नहीं, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो वो क्या बताती हैं कि उनको इस तरह से तावीज़ दिया और कहा यह गया कि आपने ना इंतजार करना है किसी के मरने का। अब किसी की फोतगी हुई और फिर जो उनसे ना ये जो खातून गुस्ल करती थी, ये खातून जो काबा जिनको नजर नहीं आया था, ये उनकी स्टोरी, उन्होंने जो उनसे ना मुर्दे के मुंह में तावीज डाल के उनकी हलक में उतार दिया। ठीक है, अब मतलब मुझे याद नहीं है कि वो एक बंदा मारा था या ज्यादा लोगों को मरवाया था उसने। तो बहरहाल इस तरह से वो उस बंदे को मरवाने में कामयाब हो जाती है, उस बंदे की डेथ हो जाती है। अब देखिए ना, हम सोल्स की बात कर रहे हैं, इविल स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं, हम बात करें खुलदारा विलेज की जहां पर एंटिटीज घूम रही हैं सिर्फ एक गांव जलाने की धमकी के ऊपर, या गांव छोड़कर जाने के ऊपर, या कुछ लोग जल गए उनके ऊपर। मेरा सवाल ये होता है कि अगर तो ये ऐसी एंटिटीज अपना बदला लेती हैं, तो अगर आपने किसी को नाहक कत्ल कर दिया वो, और एक और मेरा क्वेश्चन मार्क होता है बहुत बड़ा, वो एंटिटीज हैं जब तक वो जिंदा थे शायद वो इतने पावरफुल लोग नहीं थे, मरने के बाद वो जो एंटिटीज हैं वो इतनी पावरफुल हैं, वो लोगों को मार रही हैं। आदित्य मरा कुलदारा विलेज में, मर गया, आदित्य की सोल कहाँ गई? क्या वो बदला लेने नहीं जाएगी? वो एक आम बंदे से बदला क्यों लेगी? एक नॉर्मल पर्सन से बदला क्यों लेगी? वो उनसे बदला क्यों नहीं लेगी? एक आम चलता फिरता बंदा गलती से कुलदारा विलेज चला गया और हॉन्ट कर लिया उसको या पोजेस कर लिया, तो ये खैर वापस आता हूँ अपनी स्टोरी की जानिब। तो वो फिर उनसे पूछते हैं तो वो बताती हैं मुफ्ती साहब को उनकी फैमिली तबाह होगी, उनके मामलात तबाह हो चुके हैं, वो अल्लाह की जानिब आना चाहती हैं, वो नहीं आ सकती, वो उम्रा करने जाती हैं, उनको काबा नजर नहीं आता, उनके घर वालों के, उनके कारोबार, उनके मामलात और आखिरत दोनों तबाह होगी। वो तो तबाह हुई आखिरत की तैयारी कर रही हूँ तो काबा भी नजर नहीं आ रहा। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मतलब ये एक्सट्रीम होता है कि हम अल्लाह ताला महफूज रखे। आप देखें हसद जो है ना इंसान को मार देता है। बिल्कुल। आप किसी से हसद कर रहे हो और आप जादू करवा रहे हो और उसके आप उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर लाना चाह रही हो, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, तो मतलब कारमा की हमारे शुरू में बात हुई, तो फिर कारमा तो फिर आता है सामने, आपके भी सामने आएगा, जो आपने किया है वो घूम के आपके भी सामने आएगा। जादू के हवाले से एक और चीज बताता चलूं, हमने बात की कि मुंह के अंदर मुर्दे को डाला जाए, इसका ना एक और वजह ना, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है अगर बहुत एक्सट्रीम पे जाना है, क्योंकि काले जादू के अंदर ना एक चीज है कि देखने वाले भी इसको समझ जाएंगे, और आप ऑब्वियसली वो करती हैं तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। वो करती हैं पॉडकास्ट, काला जादू नहीं काला जादू नहीं करती, पॉडकास्ट करती हैं ऑब्वियसली, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह और ये सारा कुछ। जादू जितना गलीज होगा वो उतना पावरफुल होगा। मतलब ये भी कहा जाता है कि जो काले जादू के आमिलीन होते हैं, जो चिला काटते हैं, इसमें बहुत गंदगी का ये लोग मुजाहिरा बहुत गंदगी होती है। मैं कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूँ, ऑब्वियसली अल्लाह ताला माफ करे कि जो किसी भी दीन की किताबें, अच्छा ये हमारे यहाँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुस्लिम्स हैं, तो हमारी जो हॉली बुक है उसके हवाले से कहा जाता है कि उसकी नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती की जाती है। ये सिर्फ ये नहीं है, अगर कोई इंडिया में कर रहे हैं ना तो वो उनकी हॉली बुक की जो है ना मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, गॉड फॉरबिड उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो बाइबल की भी करता है। ये जो होली बुक्स है ना उनको मतलब गंदगी में और वो सारा कुछ अल्लाह माफ करे, शैतान को खुश करने के लिए वो किया जाता है। अच्छा अगला सुने,
ये मैंने एक चीज बताई। नंबर 2, जो फीमेल्स के मखसूस अयाम होते हैं, जो मंथ के अंदर जो डेज आते हैं, जो ब्लड होता है उसके जरिए जादू किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीकों से यूज किया जाता है। कंगना रनावत के बारे में भी तो ये कंगना फेमस के था हवाले से ये कि तो कंगना है, रनावत अपना पीरियड आद्यन सुमन को पिलाती थी। अच्छा, जो जादूगर होता है ना, उसका ये कि उसको कोई लड़की चाहिए होती है, वो लड़की के वो ब्लड वगैरह लेता है, जो भी करता है उसको वो खुद पीता है या उससे वो किस तरह से करता है, ये वो जो करने वाले हैं वो बेहतर बता सकते हैं। नंबर तीन ये होता है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक डिफरेंट जो मतलब जानवर हैं जो कि हलाल नहीं हराम जानवरों का, और यूनिक उल्लू का खून लिया जाता है, डिफरेंट जानवरों का खून प्यालियों में रख के उस पर पढ़ाइयाँ की जाती हैं, फिर वो पिया जाता है। और नंबर 4, मैंने जिस तरह से बताया कि तावीज़ात बनाए जाते हैं, उन पे पढ़ाई की जाती है, और उसके बाद वो तावीज़ात वर्जन। अच्छा ये है कि ये तावीज़ जो ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए ना, ये अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए वो कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो उनसे है वो जब किसी के ऊपर तावीज़ करने, वो तावीज़ बना के पुतला बना के पढ़ाई करती हैं। पहले मैंने बताया कि गले में डालने वाला, गले से मुराद ये कि बांध नहीं दिया, उसको खिला दिया मुर्दे को, उसके मुंह में डाल के गले में उतार दिया, क्योंकि सामने होगा तो किसी को नजर आ जाएगा, मसला बन सकता है। नंबर 2, उसके जिस्म के किसी हिस्से पे बांध दिया जाए जहां पर नजर ना आए। नंबर 3, जो सबसे खतरनाक और गंदा, मैंने शुरू में ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है कि बताया जाए कि जितना गलीज होगा जादू उतना शैतान खुश होगा और वो उतना पावरफुल होगा। नंबर 3 ये होता है कि चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो मुर्दा होगा उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होंगे उसके ऊपर जो है ना इस तावीज को या तो बांध दिया जाए, या अगर फीमेल है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाए, मेल है तो बांध दिया जाए। तो वो जो तावीज है, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखें, कोई अगर हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, किसी ने कफन उतार के, या अगर क्रिश्चियन है पेंट कोट उतार के, या अगर हिंदू है तो जो कपड़ा बना हुआ नहीं किया जाएगा, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो ढके होते हैं, तो वो किसी ने चेक नहीं करना। हिंदूज का अच्छा ये है कि वो जो उनके कपड़े होते हैं वो ऑब्वियसली शमशान घाट में वो जला रहे होते हैं, तो शर्ट उनकी नहीं होती है, तो वो कुछ हद तक ऑब्वियस होता है, हाथ पांव नजर आ रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स तो ऑब्वियसली कोई नहीं चेक कर रहा। तो वो जो जादू होता है लबीबा, वो इंतहाई खतरनाक होता है, और उस जिस बंदे पर किया गया होता है उसके बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन हमारा ईमान है, ऑब्वियसली जो जिसका जो रिलीजन है हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, लेकिन हम अपनी बात करें कि एज अ मुस्लिम हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है, और इंसान अपनी ईमान के बेस पे बच जाता है। जो मैंने शुरू में भी बात की कि जो स्पिरिचुअल बंदा होता है वो बच जाता है, अगर उसका अंदर इतना रोशन है तो ये जो चीजें आती हैं टकरा के वापस चली जाती हैं। लबीबा आगे बढ़ते हैं, ये मैंने एक बड़ी लंबी स्टोरी बताई। आई होप कि वैसे तो हमारी ऑडियंस लबीबा की स्टोरीज को बड़ा एंजॉय करती है, तो मैंने कुछ स्टोरी सुनाई, हो सकता है ये भी आपको अच्छी लगी। नहीं, बड़ी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स को जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, या दुनिया में जो डार्क सीक्रेट्स पर अमल किया जा रहा है, हम उन चीज़ों को ना डिस्कस इसलिए नहीं करते कि पता नहीं ऑडियंस माइंड कर जाएगी, उन चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस के लिए डिस्कस करना चाहिए, के लिए, और हम एक्सपोज कर रहे हैं। हम इस पॉडकास्ट का कहीं मकसद ये नहीं है कि आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, ऑब्वियसली। तो बीबा अगली स्टोरी हमें किसकी सुनाएंगी? अच्छा, इस एपिसोड में मैंने आपको इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड विलेज की स्टोरी सुनाई है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उनके साथ बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, और उनके अपने घर के अंदर, और एक इंडिया की बिल्डिंग है जिसको कहा जाता है कि वो कुलधारा से भी ज्यादा हॉन्टेड है, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका नाम क्या है वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो डियर ऑडियंस, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी जो रिस्पेक्टेड ऑडियंस है, होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इसकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, गौरव तिवारी की थी और डिफरेंट और भी थी स्टोरीज, सबको रिलेट करके आपको सुनाएं ताकि आपको ये अच्छी लगे। अगर तो आपको पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताएं, और नंबर 2 नेक्स्ट स्टोरी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।